Hello students, my name is Yash Pandit. I am welcoming you all again in our channel Tricky Economics. बेटा आज के चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से पहले जरा इस टर्म को समझिए। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम होता क्या है? बेटा इक्विलिब्रियम एक सिचुएशन होती है जहां पर आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है किसी भी चीज से। इनफैक्ट कोई भी चीज, कोई सर्विस हो, कोई गुड हो, कोई एक्टिविटी हो, जब आपको कोई चीज वो सेटिस्फेक्शन दे रही है और उस चीज को करने पर जिस पॉइंट पर आपका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज होता है कि हाँ इसके बाद अब करेंगे तो अब मजा नहीं आ रहा है ना। जैसे आप मान लीजिए क्रिकेट खेल रहे हैं, जब आप आए, आपने बहुत एनर्जी थी, फील्ड पे आए, 2-3 मैच आपने खेले बहुत मजे से, आपको तीसरे मैच के बाद एनर्जी डाउन होने लगने लगी है ना, तो आपको लगा कि यार अब थकने लगे, चलिए बंद कर दी। यानी कि 3 मैच तक आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन किस मैच में मिला? थर्ड मैच में। उसके बाद आपका सेटिस्फेक्शन डाउन होने लगा क्योंकि आप थकने लगे। तो वही इक्विलिब्रियम क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन। अच्छा, कंज्यूमर कौन होता है? ये तो बेसिकली आप सब जानते होंगे। जब भी कोई आदमी कोई गुड्स को कंज्यूम कर रहा है खरीद के, वो एक कंज्यूमर है ना, चुरा के नहीं, खरीद के। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम मतलब कंज्यूमर किस पॉइंट पर जाके अपने आप को सेटिस्फाइड महसूस करता है, या किस गुड्स को कंज्यूम करने पर जहां किस पॉइंट पे जाके उसको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, उसे कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। देखिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डिफिनेशन से पहले थोड़ा सा एक बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं इस चैप्टर के बारे में, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेके आते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझने से पहले आप एक चीज समझिए, एक टर्म होता है यूटिलिटी। क्या होता है बेटा? यूटिलिटी, जिसको आप कभी कभी यूजफुलनेस भी कहते हैं। यूटिलिटी एक्चुअली में क्या है? कोई चीज आपको कितनी यूटिल्स दे रही है, यानी कि यूटिलिटी जो बना वो सम ऑफ यूटिल्स, हाँ या ना। जब बहुत सारे यूटिल्स को मिला दिया तो एक टर्म निकल के आया यूटिलिटी। अच्छा तो सर यूटिल्स क्या होता है? यूटिल्स की एक सिंपल सी डिफिनेशन है, डिग्री ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वॉन्ट्स, है ना, इंसान की चाह की तृप्ति यूटिल्स में होती है। किस में होती है? तो जिस पॉइंट पर यूटिल्स मिल रहे हैं और आप बहुत सारे यूटिल्स को जोड़ देते हैं तो वो उसकी यूजफुलनेस बताते हैं। जैसे आप लोग कभी कभी छोटे में मेले वगैरह में जाते थे, मेले में खिलौने आपके पेरेंट्स आपको नहीं खरीदवाते होंगे, या क्या बैलून वगैरह दिला दिया। कभी कभी मेले में कार होती थी रिमोट कंट्रोल वाली, वो आपको कहते थे बेटा बाहर की शॉप से लेना। क्यों? क्योंकि वहां पर मेले में ज़्यादातर आइटम ऐसे होते हैं वो सामने चलते हैं लेकिन घर लाओ फिर आप आराम से रिमोट चला रहे, चल ही नहीं रही है क्योंकि उसकी कोई यूटिल्स नहीं आई। आप अभी 7th-8th में हैं, अब आप पापा से अपने जिद करें कि पापा नहीं हमको आईफोन दिलाओ, तो पापा आपसे कहेंगे बेटा आपको उसकी यूटिलिटी क्या है, उस यूजफुलनेस क्या है आपके लिए। अभी आप 7th क्लास में, आपको आईफोन की नीड क्या है? मतलब जो चीज़ आपकी डिग्री को सेटिस्फाई करे। हाँ, आप टैबलेट लीजिए, उसमें अपना ड्राइंग वगैरह के जो आते हैं आजकल सॉफ्टवेयर, वो सब यूज़ कीजिए, वो आपके हेल्पफुल होंगे। आप 11th में आए, आपने 10th पास करी तो पापा आपको फ़ोन दिला देते हैं, बाइक दिला दी, क्योंकि 11th में आने के बाद, इंटर करने के बाद बाइक दिला दी, भाई कॉलेज में जा रहे हो, उसकी नीड है या नहीं। लेकिन अगर उससे पहले मांगा जाए तो उसकी यूटिलिटी आपके लिए 0 है। तो यूटिलिटी क्या है? सम ऑफ यूटिल्स। और यूटिल्स क्या होता है? डिग्री ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वॉन्ट्स। क्लियर है बेटा? अब देखिए, यूटिलिटी को 2 तरीकों से मेजर किया गया है। एक है कार्डिनल कॉन्सेप्ट और एक है बच्चे ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट। कार्डिनल कॉन्सेप्ट को देने वाले जो पर्सन थे वो थे मार्शल। कौन थे भैया? मार्शल। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा सेटिस्फेक्शन कैन बी मेजर इन फॉर्म ऑफ नंबर। क्या कहा? सेटिस्फेक्शन इज मेजर्ड इन फॉर्म ऑफ नंबर। अगर किसी चीज का सेटिस्फेक्शन आप नंबर में मेजर कर रहे हैं तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? कॉर्डिनल कॉन्सेप्ट। कुछ समय बाद एक ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट लेके आए। कौन लेके आए? हिक्स। कौन लेके आए? हिक्स। याद रखिएगा, ये पर्सन है, ये मार्शल, ये एक। हिक्स को तो हम याद रखते हैं, विक्स की गोली होती है, वैसे इन्होंने हिक्स ने एक गोली दी हम लोगों को। क्या गोली दी? इन्होंने कहा कि सेटिस्फेक्शन कैन बी measured in form of comparison।
देखिए बेटा, एक बात इनकी थोड़ी सी सही थी। ये जो आदमी था ना, ये आप लोगों के घर वालों पेरेंट्स के दिमाग में डाल गया कि नंबर अच्छे होंगे तभी आपका बच्चा ज़्यादा पढ़ रहा है, जब भी आपको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, है नहीं। आजकल नंबरों के पीछे तो भाग रहा है, लेकिन इसने क्या कहा, इसने कहा नंबर नहीं, आप कंपैरिजन देखिए आपको कितना आता है। सपोज बेटा आप बाहर होटल में खाना खाने गए, आपने वहाँ पे बटर चिकन ऑर्डर किया। अब जब आपने बटर चिकन खाया तो आपके फ्रेंड कह रहा है यार आज कम अच्छा है, तो उसकी बात समझ रही कि भाई उसकी शॉप उस दिन पहले, मान ली 2 दिन पहले जब खाया था कहीं और से तो वहाँ बहुत अच्छा था, लेकिन आज इसका कम अच्छा है। तो एक कंपैरिजन आपको समझ आ रहा है। पर आपका फ्रेंड आपसे कहे भाई यार उस दिन जब हम लोगों ने बटर चिकन खाया था तो हमें 50 यूटिल मिले थे, आज तो यहाँ 40 यूटिल भी नहीं, 20 यूटिल भी नहीं मिल रहे हैं। आप कहोगे भाई पागल है क्या बात कर रहा है? तो पागल नहीं है, वो एक्चुअल में कार्डिनल कॉन्सेप्ट में आपसे बात कर रहा है। अब आपको भूख लगी है, आप घर जाए मम्मी से कहें मम्मी भूख लगी है, मम्मी कहती है कितनी रोटी खाओगे? बेटा आप बताओ 4-5, है ना। आप मम्मी से कहो मम्मी आज हमें 70 यूटिल की भूख लगी है, मम्मी फेंक के फ्लाइंग चप्पल मारेंगी रसोई से ही। ऐसा इकोनॉमिक्स का ज्ञान अपना घर पे रखो, यहाँ पर ट्रिकी इकोनॉमिक्स की बातें मत लेके आओ। सिर्फ क्या, कितनी रोटी खाओगे? तुमने कहा मम्मी आज कम भूख है 2 ही रोटी खाएंगे, है ना। ये समझ आ रहा है। तो कार्डिनल में कहा जा रहा था कि सेटिस्फेक्शन मेजर होगा कैसे, इन फॉर्म ऑफ नंबर, और ऑर्डिनल में कहा गया सेटिस्फेक्शन मेजर होगा कैसे, कंपैरिजन के बेसिस पे, कि आज ज्यादा अच्छा था उस दिन की अपेक्षा। कंपैरिजन समझ आ रहा है इनको? आज 20 यूटिल है, उस दिन तो 70 यूटिल थे। समझ नहीं आएंगी चीजें, क्लियर है? तो इन्होंने यही कहा कि ये काफी नैरो कॉन्सेप्ट में एप्लीकेबिलिटी दिखाता है, पर ये वाइड एप्लीकेबल हो जाता है कि ज्यादा चीजों में आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको आगे बढ़ते हुए हमारे पास 2 टर्म आते हैं, एक आता है TU, एक आता है MU। TU क्या होता है? टोटल यूटिलिटी, ठीक है। एक होता है MU, MU क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। TU हमें बता रहा है कि टोटल अमाउंट ऑफ यूटिलिटी आपको किसी गुड्स को, मान लो किसी गुड्स की आपने 4 से 5 यूनिट कंज्यूम करी, तो उन 5 यूनिट्स पे आपको जो टोटल सेटिस्फेक्शन है, टोटल यूटिलिटी मिली है, वो बता रहा है TU। अच्छा, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने पर जो यूटिल्स आपको मिल रही हैं, है ना। यूटिल्स क्लियर है ना, डिग्री ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। तो एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने पर जो आपको यूटिल्स मिल रही है वो क्या है? वो आपकी मार्जिनल है। एक सिंपल सी बात समझिए, 2 टोटल के बीच का डिफरेंस, 2 टोटल के बीच का डिफरेंस मार्जिन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा? TUN माइनस TUN माइनस 1। क्लियर है? अभी देखिएगा कैसे निकलेगा, ये भी समझा देते। एक टेबल लेते हैं, यूनिट्स TU MU। बेटा आपको बहुत तेज भूख लगी है, आपने पहली रोटी कंज्यूम करी, है ना। उसने आपको दिए 10 यूटिल। कितने यूटिल? आपने दूसरी रोटी कंज्यूम करी, उसने आपको दिए 9 यूटिल। आपने तीसरी रोटी कंज्यूम करी, उसने आपको दिए 7 यूटिल। आपने चौथी रोटी कंज्यूम करी, उसने आपको दिए 4 यूटिल। आपने 5वीं रोटी कंज्यूम करी, उसने आपको दिए 0 यूटिल। मतलब समझिए, जब आप बहुत तेज भूखे थे तो जो पहली रोटी आपने खाई, जो पेट को तृप्ति हुई, वो 10 यूटिल की थी। दूसरी रोटी से आपको मिले 9, तीसरी से मिले 7, चौथी से मिले 4 और 5वीं से मिले 0। मतलब कि यहां पर आपका पेट भर चुका है ना, लेकिन नीयत नहीं भरी थी। आपने कहा सब्जी बहुत टेस्टी बनी यार, एक और रोटी खा लेते हैं ना। आप 5 रोटी खा गए, तभी आपकी दादी माँ आ गई, अरे देखो कितने कमजोर हो रहे हो, चलो एक रोटी और खा लो। उन्होंने एक रोटी और रख दी। अब बेटा दादी मना करा नहीं आपने, थोड़ा सा खाया, थोड़ा सा पेट वेट हिला के चलो एडजस्ट करी, पर जैसे दादी इधर हुई आप गए वॉशरूम में और आपने जाके कर दी उल्टी, है ना। तो ऐसे में क्या हुआ? आपके यूटिल्स माइनस में चले गए, है या नहीं? क्योंकि एक ऐसा हो सकता है कि जब आप वॉमिट करो सिर्फ एक ही रोटी की वॉमिट करोगे, एक्स्ट्रा भी तो निकल सकता है या नहीं। तो ये आपके यूटिल्स कहाँ चले गए? अब माइनस में। अब जरा टोटल यूटिल को कैलकुलेट करते हैं। 10, 19 जोड़ते जाओ बेटा, 26, 30, 30, 28। जब आपने सारे यूटिल्स को जोड़ दिया तो वो कितने हो गए? 28। क्लियर है? क्योंकि 2 माइनस भी है ना, ठीक। अब देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये यूटिल गिर क्यों रहे हैं। बेटा इसके पीछे एक कारण है, कारण समझना चाहेंगे क्या है?
वो कारण है लॉ ऑफ डीएमयू। कौन कारण है? डीएमयू मतलब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब आप कहेंगे ये क्या हुआ है? देखिए, लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कहता है व्हेन वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। क्या कह रहा है? व्हेन वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट of a commodity, total utility goes on decline। ठीक है, क्या कह रहा है? जब आप किसी यूनिट को बार बार कंज्यूम करोगे तो आपका सेटिस्फैक्शन या टोटल यूटिलिटी कम होने चली जाएगी एक समय के बाद, है या नहीं? क्यों कम होगी बेटा? एक सिंपल सी बात समझो। आप सपोज कहीं से बाहर से आए, आपको बहुत तेज प्यास लगी है ना? तो जो फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर आप ड्रिंक करेंगे, वो जो सेटिस्फैक्शन देगा, आप कभी कंपेयर करके देख लीजिएगा। और उसी के बाद जब आप दूसरा गिलास भी पिएंगे, आपको प्यास थी, आपने दूसरा भी पिया, लेकिन जो पहले ग्लास ऑफ वाटर ने आपको सेटिस्फैक्शन दिया होगा ना, वो दूसरे से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। और दूसरा जो पिएंगे वो पहले की अपेक्षा कम होगा, और तीसरा दूसरे से भी कम होगा। और एक समय के बाद आपका मन भर जाएगा, अब पानी नहीं पीना। अगर उसके बाद थोड़ा सा भी पिया तो आपको वॉमिट जैसा फील आ जाएगा, हाँ या ना? तो यही हमें लॉ ऑफ डीएमयू बता रहा है। क्या? कि अगर आप किसी चीज़ को बार बार कंज्यूम करते जाओगे, अब जैसे मान लो सर्दियाँ चल रही हैं, सर्दियों में गोभी बहुत आती है, लौकी बहुत आती है, तो लौकी कह रहा हूँ, सॉरी। अब जैसे मान लीजिए सर्दियाँ चल रही हैं, है ना? सर्दियों में गोभी बहुत आ रही है। अब मम्मी सुबह उठे, गोभी के पराठे, दोपहर में गोभी की सब्जी, है ना? रात में आलू गोभी की सब्जी। चलो, आपने एक दिन खाया, दूसरे दिन पापा फिर सब्जी बनने का भर के झोला गोभी ले आए, फिर अगले दिन सुबह वही गोभी 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 गोभी। इनफैक्ट लड़ाई हो गई, मम्मी कह रही मार गोभी फेंक के, है ना? तो इतनी गोभी आपने आप ऊब जाओगे, है नहीं? क्या आप ऊब जाएंगे कि यार डेली गोभी, एक दिन आएगा आप इसे पटकों के डाले, हटो यार मम्मी क्या है रोज रोज गोभी 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 बना के रख देती हो, कोई और सब्जी नहीं आ रही क्या? यानी कि आपका सेटिस्फैक्शन ऊब चुका है। अब आप गोभी खाने की मनोस्थिति में नहीं है या नहीं? तो वही हमें लॉ ऑफ डीएमयू बता रहा है बेटा। यही एक कारण है कि लॉ ऑफ डीएमयू के कारण पहले 1 कम हुआ, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर माइनस में ही चला गया। ठीक है बेटे? डाउट है? इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए बेटा, अब हम लोग बात करते हैं टीयू और एमयू के कर्व की। देखिए जरा, क्वांटिटी बेटा, आप देख रहे होंगे टीयू पहले बढ़ा 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 और उसके बाद माइनस में गिरने लगा। देखिए, टीयू इनवर्स यू शेप का होगा, बढ़ा 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 और फिर उसके बाद गिरने लगा। क्लियर है? ये है आपका टीयू। क्या है बेटे? एमयू क्या है? एमयू आप देखेंगे कॉन्स्टेंटली गिरता जा रहा है, लेकिन जहां एमयू 0 है वहां टीयू मैक्सिमम है। तो टीयू हमें किस पॉइंट पे मैक्सिमम दिख रहा है बेटा? हमें इस पॉइंट पे लग रहा है। ठीक है, ये तो यानी कि एमयू कॉन्स्टेंटली गिरता चला जा रहा है। ये है आपका एमयू। कोई दिक्कत है? आप समझिए बेटा, एज टीयू, ये देखिए यहां पे जैसे जैसे टीयू राइज कर रहा है वैसे वैसे एमयू फॉल कर रहा है, हाँ या ना? और जिस पॉइंट पर टीयू मैक्सिमम हुआ, टीयू मैक्सिमम हुआ, उस पॉइंट पर एमयू 0 है या नहीं है? क्लियर है? कोई डाउट है? इसके बाद आपको मिलता है क्या? रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू। तो बेटे पहला रिलेशन क्या होता है? पहला रिलेशन हमें यह बता रहा है क्या? एमयू फॉल, एमयू गिर रहा है, टीयू राइज,
TU क्या कर रहा है बेटा, राइज कर रहा है। सेकेंड MU 0, TU मैक्सिमम, TU मैक्सिमम। ओके बेटा। और थर्ड, जहां आप यहां से देखिए, ये जहां पर MU निगेटिव हुआ वहां से TU डिक्लाइन करने लगा। MU निगेटिव, TU डिक्लाइन। कोई दिक्कत है बेटा? TU नीचे की तरफ आने लगा है। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ DMU। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ अगर आपको एप्लीकेबल करना है तो उसके लिए आपके पास कुछ एजम्पशन है कि अगर ये कंडीशंस होंगी तभी लॉ ऑफ DMU काम करेगा, अदरवाइज लॉ ऑफ DMU काम नहीं करेगा। बेटा पहला एजम्पशन क्या कहता है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी। आप जो कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं बच्चे, उसकी एक स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए। मतलब समझिएगा स्टैंडर्ड यूनिट का, कि आप जो गुड कंज्यूम कर रहे हैं उसकी एक स्टैंडर्ड। मान लीजिए आपको चाय पीनी है, तो आप चाय किस में मेजर करेंगे, 1 कप 2 कप, है ना। आप चम्मच में मेजर करेंगे क्या, आज 50 चम्मच चाय पी है हमने। कुछ सेंस समझ आ रहा है इस बात का? कोई सेंस है इस बात का? नहीं। वैसे ही अगर मान लीजिए आपको खाना बनाना है, अब आप चावल की बात करें, कितने चावल, 1 गिलास, 1.5 गिलास, 2 गिलास, ये कहोगे आज 1 लाख दाने चावल बने हैं हमारे घर में। पॉसिबिलिटी है? नहीं। इसीलिए जो गुड्स आप कंज्यूम कर रहे हैं उसकी एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चे। सेकंड पॉइंट, पर्सन शुड बी मेंटली फिट। बेटा जो आदमी गुड कंज्यूम कर रहा है वो दिमागी रूप से फिट होना चाहिए, क्योंकि देखिए पागलों को नहीं पता होगा उनका सेटिस्फेक्शन कब हो रहा है। वो खाते जाएंगे और वहीं पे फिर उसके बाद वो वॉमिट कर दे या पॉटी कर दे। उनको आइडिया ही नहीं है या नहीं। अब जैसे डॉग्स हैं, एनिमल्स हैं, आप इनको कितना खिला लो ये खाते रहेंगे, इनको आइडिया ही नहीं है ना। आप जो खा रहे हो इनको वो चाहिए खाने के लिए, लेकिन इसीलिए इनके में लॉ ऑफ DMU काम नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई पर्सन है, जैसे आप हैं या कोई और है जिसका माइंड फिट है, मैं हूं, अब हमें पता है कि 4 से ज़्यादा मैं रोटी नहीं खा सकता हूं, तो 4 के बाद मैं नहीं खाऊंगा। ये थोड़ी कि मैं जबरदस्ती 5, 6, 7, 8, 10, 12 खाता। अगर बहुत फेवरेट चीज़ होगी तो मैक्सिमम 5 चली जाएंगी, है या नहीं। अगला क्या कहता है उसके बाद, थर्ड का एजम्पशन हमारे पास वो कहता है कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन। आप जो गुड कंज्यूम कर रहे हैं उनका कंजम्पशन कैसा होना चाहिए बच्चे, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मतलब ऐसा नहीं कि आपने 2 रोटी सुबह खाई, फिर आप 2 रोटी शाम को खा रहे हैं, फिर 1 रोटी रात को खा रहे हैं, तो आपका सेटिस्फेक्शन कभी फुलफिल होगा नहीं। आप लगातार खाइए, फिर आप देखिएगा आप लगातार 4 रोटी खाएंगे, आपको भूख नहीं लगेगी बिल्कुल भी उसके बाद, लेकिन 2 खाई उसके बाद थोड़ी देर बाद भूख लग जाएगी। ठीक है, तो ये एजम्पशन याद रखिएगा। फोर्थ एजम्पशन हमारे पास क्या है, होमोजीनियस गुड्स। बेटा आपने पढ़ा था ना केमिस्ट्री में 9th 10th में, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस उसके जैसा कुछ ही नहीं, होमोजीनियस क्या है, थोड़ा बहुत आइडेंटिकली एक दूसरे से रिलेटेड चीजें आप कंज्यूम करें। क्लियर? इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक बात करते हैं एक्सेप्शन की। एक्सेप्शन क्या है कि कहां पर लॉ ऑफ DMU काम नहीं करेगा। तो सबसे पहली चीज बेटा याद रखिएगा, प्रीशियस गुड्स। अगर बहुत महंगी गुड्स हैं तो वहां पर आपका लॉ ऑफ DMU काम नहीं करेगा। जैसे मम्मियाँ लोग शॉपिंग करने जाती, पापा से कहीं पूछेगा, ज्वेलरी शॉप में बेटा वो ये भी खरीद ले, ये भी खरीद ले, जितनी महंगी चीज़ खरीदे उनका सेटिस्फेक्शन कम नहीं होगा और बढ़ता जाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है बेटा, एल्कोहल। अगर कोई एल्कोहलिक आइटम है तो शराबी जितनी ज़्यादा शराब पिएगा उसका मज़ा और उतना बढ़ेगा, जब तक वो पी के नाली में ना गिर जाए, है नहीं। तो इसीलिए एल्कोहलिक आइटम में भी लॉ ऑफ DMU काम नहीं करता है। थर्ड पॉइंट है हमारा नोवेल्स और एनी स्टडी आइटम।
बेटा देखिए, अगर आप अपनी स्कूल की किताबें पढ़ रहे हैं तो भले ही आपका लॉ ऑफ डीएमयू काम कर जाए, पर अगर आप कोई नोवेल पढ़ रहे हैं या कोई मिस्टीरियस बुक पढ़ रहे हैं, है ना, चेतन भगत की कोई 2 स्टेट टाइप की जैसे मूवी आई थी, वो जिस नोवेल पे आधारित है, आप वो नोवेल पढ़ रहे हैं, आपको बहुत मज़ा आ रहा है, आपने सोचा डेली 1 पेज पढ़ेंगे, लेकिन आप जब पढ़ने लगे आपको इंटरेस्ट आने लगा तो आप एक रात में ही पूरी बुक खत्म कर दी है। वेब सीरीज देखने बैठे, आपने कहा यार डेली जो है 1 एपिसोड देखेंगे, 30 एपिसोड है, 3 महीने भर में ख़त्म हो जाएगी, आपको इंटरेस्ट आने लगा, भाई साहब आपने 2 रातों में सीजन निपटा दिया पूरा, समझ रहे? तो ऐसे में लॉ ऑफ डीएमयू काम नहीं करेगा। बेटा ये सब चीजें जो थी ये आपको बताई गई एक बैकग्राउंड देने के लिए, किसका? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की एक डेफिनेशन है क्या? अ कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम when he get maximum level of satisfaction at a given period of time and given income। एक गिवन इनकम में और दिए गए समय में जब उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अटेन हो जाएगा तो उस पॉइंट पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आएगा। बेटा किसमें? जब उसको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अचीव हो जाएगा एक पॉइंट पर, तो कंज्यूमर हमारा इक्विलिब्रियम में होगा। देखिए अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए आपके पास 2 है। पहला है केस 1, इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। जब आप कोई एक ही गुड को कंज्यूम कर रहे हैं तो आपका जो सेटिस्फैक्शन है वो कैसे मेजर किया जाएगा? बेटा समझिए, हमारे पास एक छोटी सी इक्वेशन है, क्या? MUX इक्वल टू PX। बेटा MUX जो बता रहा है वो क्या बता रहा है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड X। हमने एक गुड X एज्यूम करा है, आप कुछ भी ब्रेड बटर पेपर कुछ भी ले सकते हैं। PX क्या है बेटा? प्राइस ऑफ कमोडिटी X। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए आप कोई गुड कंज्यूम कर रहे हैं, सपोज उसका प्राइस बच्चे आपको दिया गया है 10 रुपीज। कितना दिया गया है? तो आपको एटलीस्ट जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 10 तो मिलनी ही चाहिए। अगर 10 रुपये का कोई सामान है, या कुछ लोग होते हैं कि 1 रुपये इज इक्वल टू 4 यूटिल आपने मान लिया, ठीक है ना, वो रुपए को यूटिल से कंपेयर। हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चले, यूनिफॉर्मिटी रहता कि अगर आप 10 रुपये की कोई चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं तो एटलीस्ट उस गुड को आपको 10 यूटिल का सेटिस्फेक्शन देना चाहिए, तब तो आप इक्विलिब्रियम में हैं, नहीं तो आप इक्विलिब्रियम में नहीं हैं। ओके, अगर मान लो केस बन जाता है क्या, जैसे MUX इक्वल टू PX है, यहाँ तो दोनों इक्वल हैं, MUX इक्वल टू PX है, पर सपोज मान लीजिए केस हो जाए MUX इज ग्रेटर देन PX, तब क्या करेंगे? तो हम इक्विलिब्रियम में तो नहीं है। मतलब क्या है कि हमें यूटिल मिल रही है 12 और कमोडिटी का प्राइस है 10, तो आप इस गुड को ज़्यादा कंज्यूम करोगे, और जब ज़्यादा गुड कंज्यूम करोगे तो लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई होगा, और एक समय ऐसा आएगा कि इसका सेटिस्फेक्शन गिर के आपके प्राइस के इक्वल रह जाएगा, और वो पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। कोई दिक्कत है बच्चे? अगर मान लो एक कंडीशन और बन सकती है, क्या? MUX इज लेस देन PX, मतलब कि यहां आपको यूटिल मिल रहे हैं 9 और प्राइस है 10। मूर्ख होंगे अगर आप इस गुड को कंज्यूम कर रहे होंगे। क्लियर है? कंज्यूम ही मत कीजिए, क्योंकि आपको वो उतने लेवल की यूटिल दे ही नहीं पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी उसमें कम यूटिल है। ओके, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखिए एक शेड्यूल के थ्रू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के पॉइंट को एज्यूम करते हैं। सपोज हमने यूनिट्स ले ली गुड्स ऑफ X 1 2 3 4 5, MUX ले लिया 8 6 5 4 3, और प्राइस हमने 5 कॉमन रखा है। ठीक है, यूनिट्स का प्राइस को बदला ही नहीं है। अगर आप जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड करेंगे तो ये X एक्सेस, ये Y एक्सेस, यहाँ लिखेंगे प्राइस एंड MUX, ओके, और यहाँ क्या लिखेंगे? QTY, क्वांटिटी। अब देखिए बेटा, आपको पता है MUX कैसे आता है? यही है
अभी पीछे बताया था मैंने MUX का मार्जिनल यूटिलिटी कर्व कॉन्स्टेंटली गिरती जा रही है। अच्छा, प्राइस आपको पता है क्या रहता है, स्ट्रेट लाइन कर्व P, परफेक्ट कंपटीशन में, ठीक है। तो P और MUX कहाँ कट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर, यानी कि P और MUX ये पॉइंट है या नहीं बेटा। अगर आप देखें तो इस पॉइंट पर P इक्वल है MUX के, हाँ या ना। तो मतलब ये जो पॉइंट है यही पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। क्या है, EQ पॉइंट। EQ रेफर्स टू इक्विलिब्रियम, EQ रेफर्स टू इक्विलिब्रियम। ओके, कोई दिक्कत है बेटा। ये था आपका सिंगल कमोडिटी का केस कि कैसे एक सिंगल कमोडिटी के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकता है। बेटा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डबल कमोडिटी के केस में। ओके बेटा, अब हम लोग बात कर रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू गुड्स और टू कमोडिटी। जब कोई कंज्यूमर दो गुड एक साथ कंज्यूम कर रहा है तो वो किस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में होगा। ओके बच्चे, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। ठीक है बेटा, क्या मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ कमोडिटी X इज मस्ट बी इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड Y डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ गुड Y। ओके, देखिए जरा एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज यहां पर हम एक गुड्स है X, उसका प्राइस मान लेते हैं लेट बी 10 और हमें जो यूटिल्स मिल रही है वो मान लेते हैं 100। अच्छा, दूसरी गुड है हमारी जिसका प्राइस है 5 और हमें यूटिल मिल रही है 50। ओके, तो जब आप इसको चेक करेंगे तो देखिए 10-10 आ रहा है या नहीं आ रहा है, यानी कि यहाँ पर दोनों यूटिल्स इक्वल है डिवाइड करने पर, है या नहीं, यानी कि हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। जब आपको कभी ऐसा पॉइंट मिल जाएगा तो वो आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। अच्छा, अब कब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, तो हमारे पास एक केस बेटा क्या आएगा, MUX अपॉन PX इज ग्रेटर देन MUY अपॉन PY। दूसरी MUX अपॉन PX इज लेस देन MUY अपॉन PY। बेटा यहां से क्वेश्चन भी बनता है। सपोज क्वेश्चन क्या होता है, कंज्यूमर इज इन अ स्टेट ऑफ MUX अपॉन PX इज ग्रेटर देन MUY अपॉन PY। Comment your view that consumer is in equilibrium or not. If not, then explain how the point of equilibrium is achieved. क्लियर है बेटा। अब देखिए कैसे इक्विलिब्रियम पॉइंट को आप अचीव करेंगे वो सीखिएगा। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन है तो इसका मतलब क्या है, मान लो इसका प्राइस है 10, ठीक है, और इक्वल में 50 अपॉन 5, यहाँ 10 है और यहाँ 5 है। तो बेटा अब आप देखिए कि कैसे इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड किया जाएगा। मान लो यहाँ पर एक कमोडिटी इसका 10 और यहाँ है 10 और यहाँ पर हो गया 200 अपॉन 50। मतलब क्या है, 10 इज ग्रेटर देन 4 है, ये कंडीशन बन रही है या नहीं बच्चा। तो आप पहली कंडीशन में, यानी कि आपको X से ज़्यादा यूटिल मिल रही है, Y से कम यूटिल मिल रही है, तो अभी आप इक्विलिब्रियम में नहीं, पर इक्विलिब्रियम में आ सकते हैं। पूछिए कैसे। बेटा आपको पता है कि जब आप कोई यूनिट को ज़्यादातर कंज्यूम करोगे तो उसमें लॉ ऑफ DMU अप्लाई होगा और आपका सेटिस्फेक्शन गिरता जाएगा, हाँ या ना। तो जब पहला केस होगा तो हम इसमें क्या करेंगे, कंज्यूमर विल कंज्यूम मोर ऑफ कमोडिटी X टुगेदर विथ कमोडिटी Y। X के साथ साथ Y को कंज्यूम करेगा, लेकिन X को ज्यादा कंज्यूम करेगा और Y को कम कंज्यूम करेगा। और एक पॉइंट आएगा जब दोनों गुड्स साथ में कंज्यूम होंगी तो इसका सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे गिर रहा है और ये ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, तेजी से गिर रहा है और ये एक समय पे इक्वल हो जाएंगे। वहां पर हमारी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगी बच्चा। कोई दिक्कत है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, सेम यहां पर अगर ये कोई केस बनता है, मान लीजिए इक्वेशन पलट दी जाए कि यहाँ हो गया 20 अपॉन 200 अपॉन 5 इज इक्वल टू 100 अपॉन 10। जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ 10 यूटिल मिल रही है, यहाँ 4, यानी कि 4 इज लेस देन 10 है, तो ऐसे में Y में ज़्यादा मिल रही है। आप आंसर में यही लिख के आएंगे, इन दिस केस कंज्यूमर विल कंज्यूम मोर ऑफ गुड Y। कंज्यूमर विल कंज्यूम मोर ऑफ गुड Y टुगेदर विथ गुड X।
x के साथ में y को ज्यादा कंज्यूम करेगा एंड लॉ ऑफ DMU अप्लाई, अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। ओके, तो बेटा ये क्लियर है। अब इसके बाद हम इसका एक कर्व देख लेते हैं, किस तरीके से कर्व बनेगा। देखिए x और y दो गुड हैं, तो मैं दोनों को इधर ही एक ही साथ कंबाइन डोनेट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, x एक्सिस, यहाँ पॉइंट आपका ओरिजिन 0 ही रहेगा। यहाँ लिखते हैं MU x, यहाँ लिखते हैं MU y। कोई दिक्कत है भाई? बेटा ये कर्व गया x का, ये कर्व आया y का, और जिस पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं ये है हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। हाँ या ना, ये है हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। आप कह रहे हो ये कैसे किया? बेटा एक बात समझो छोटी, अभी हम लोगों ने जब सिंगल कमोडिटी का केस पढ़ा था तो ये प्राइस था और ये इक्विलिब्रियम था या नहीं था? ये MU था और ये प्राइस था, यहाँ मिल रहा था, तो ये MUX ये PX हो गया। बेटा सेम इसी तरीके से हम y का नहीं बना सकते, ये PY और ये MUY। बेटा अब ये अलग अलग अच्छा है कि हमने इस कर्व को उठाया और ऐसे फोल्ड कर दिया। अगर इसको उठा के जब ऐसे फोल्ड करेंगे तो कुछ इस शेप में बनेगा या नहीं बनेगा? क्या कि ये है MUX, ये है MUY, और बेटा ये है प्राइस, क्या है? और ये देखिए दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये होगा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। बेटा देखिए ये दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा पॉइंट ई बोले तो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके बच्चे, आई होप आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू यूटिलिटी एनालिसिस क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आपसे अगले लेक्चर में मिलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू कार्डिनल अप्रोच। जी हाँ, कार्डिनल अप्रोच में हम लोग बात करेंगे इंडिफरेंस कर्व की। अगर बेटा आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आपके लिए यूजफुल हैं, आपको इकोनॉमिक्स की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।